Hello and welcome to Officer Bitia. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with a discussion. The first article is about Delhi government's color coded action plan. जो Delhi government ने एक तरह से कलर वाइज क्राइटेरिया यहाँ पर निकाला है, येलो, एम्बर, ऑरेंज एंड रेड। तो चार कलर यहाँ पर डिफाइंड है, जिसके बेसिस पर हम बताएंगे कि कितना जो कोविड के लेवल है, पॉजिटिविटी रेट है, उसको हम डिफाइन कर सकेंगे। इसी के चलते, क्योंकि वी नो कि ओमिक्रॉन आ रहा है, थर्ड वेव इज़ कमिंग, थर्ड वेव इज़ अप्रोचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कोशिश की है एक तरह से हम ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान को काम में लाएं। और जो अभी प्रेजेंट स्टेट है, दिसंबर 26 को पॉजिटिविटी रेट 0.55% था दिल्ली में। तो यहाँ पर क्राइटेरिया गिवन है, लेट जस्ट गो थ्रू विद दैट। यहाँ पर येलो अगर कलर असाइन किया गया है, उसका मतलब है कि रोज़ का 2 दिन में लगातार 0.5% उसका पॉजिटिव रेट है, या फिर 1500 कॉमुलेटिव पॉजिटिव केसेस आए हैं फॉर 7 दिन। या तो 7 दिन में 1500 केसेस आए हैं, या फिर लगातार 2 दिन में हमारे पास 0.5% का पॉजिटिविटी रेट है, या फिर हमारे जो एवरेज ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, जो हमारे जहाँ पर हम पेशेंट्स को बेड प्रोवाइड करते हैं विद ऑक्सीजन, वो एवरेज 7 दिनों में 500 बुक हो चुके हैं, 500 पेशेंट्स ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। तो इस तरह से हम येलो को डिफाइन करेंगे। ऑरेंज में क्या होगा? ऑरेंज में होगा अगर हमारे पास 2% से ज़्यादा जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार 2 दिन में आया है, या फिर लगातार 7 डेज़ में हमारे पास 9000 पॉजिटिव रेट्स आ रहे हैं, या फिर लगातार 7 डेज़ में जो हमारे बेड हैं, ऑक्सीजनेटेड बेड है, वो 1000 कवर हो चुके हैं। एंड जो रेड है, ऑब्वियसली दैट मीन्स हाई अलर्ट एरिया वेयर वी डू नॉट हैव एनी बेड फैसिलिटीज अवेलेबल, क्योंकि सभी ऑक्यूपाई हो गई हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ने कलर कोडेड प्लान निकाला है, ओब्वियसली इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं मार्केट्स में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ताकि लोग मिनिमम से मिनिमम जो हमारे क्राउडेड एरिया है वहाँ पर इकट्ठे हों और ट्रैवल भी कम कर सके। इसी के चलते गवर्नमेंट ने कलर कोडेड स्कीम निकाली है, ताकि जो हमारे एक्टिव केसेस हैं या जो ऑक्यूपेंट बेड ऑक्यूपाई हो रहे हैं, उसके ऊपर हमारा एक तरह से डिटेल प्लान सामने आ सके। और ये नोटिफाई कब किया था गवर्नमेंट ने कलर कोडेड प्लान? ये किया था अगस्त 21 में। अब देखते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है। यहाँ पर भी 3 पैरामीटर्स पर स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। फर्स्ट, पॉजिटिविटी रेट। सेकंड, कॉमुलेटिव एक्टिव केसेस की लगातार कितने एक्टिव केसेस आ रहे हैं स्टेट में। थर्ड, ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑक्सीजन बेड्स इन हॉस्पिटल्स, के हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं पेशेंट्स। और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अंडर द प्लान, वो 4 कलर में किया गया है। वी हैव डिस्कस्ड येलो, एम्बर, ऑरेंज एंड रेड। येलो मतलब सबसे लोवेस्ट अलर्ट, वाइल द रेड सबसे हाईएस्ट अलर्ट। येलो मीन्स कि ठीक है, अभी इतना माइल्ड है, हमारे पास बेड्स भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो वी कैन जस्ट मैनेज द कोविड। बट रेड मीन्स कि हमारे पास बहुत सीवियर सिचुएशन आ गई है, इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर दिल्ली में रेड अलर्ट जारी हो जाता है, तो उसका मतलब कि दिल्ली में पूरा कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हो जाएगा। तो अब डिटेल में देखते हैं कलर्स को। येलो मीन्स सबसे लोएस्ट, जहाँ पर सबसे लोएस्ट केसेस हैं या फिर सबसे लोएस्ट उस स्टेट में केसेस हैं, तब हम येलो अलर्ट जारी करेंगे, जहाँ पर 0.5% का है लगातार 2 दिनों में, या फिर कॉमुलेटिव केसेस 1500 से टच कर रहे हैं। और जो ऑक्यूपेंसी बेड्स हैं वो 500 रहते हैं एक वीक में। जो अगर येलो अलर्ट जारी होता है तो पब्लिक पार्क, गार्डन्स या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जितने भी होती हैं, बार्बर शॉप, सलून्स, ई कॉमर्स, पार्लर्स, ये अलाउ होंगे। बट जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ को, उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड वे में चीज़ें थोड़ी थोड़ी खुली होंगी। एम्बर अलर्ट ये तब होगा जब हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1% से ज़्यादा रहेगा, तब कंट्री में, स्टेट में एम्बर अलर्ट जारी रहेगा। या फिर एक हफ्ते में हमारे पास 3500 केसेस आ रहे हैं, या फिर हमारे पास एक हफ्ते में जो बेड ऑक्यूपेंसी हैं वो भी 700 को क्रॉस कर चुका है, तो 700 प्लस अगर केसेस आ रहे हैं एक हफ्ते में, तब भी हम एम्बर अलर्ट इशू करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट आएगा जब पॉजिटिविटी रिमेन 2 दिन में 2% से ज़्यादा होगा। एम्बर में 1% से ज़्यादा, ऑरेंज में 2% से ज़्यादा। एंड यहाँ पर स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। रेड अलर्ट ये तब आएगा जब पॉजिटिविटी रेट लगातार 2 दिनों में 5% से ज़्यादा आ जाएगा, एंड एक हफ्ते में 16,000 केसेस आ रहे हैं, जो कि नए केसेस आ रहे हैं, तब कंट्री में जो लॉकडाउन लग जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन, एंड वी विल इशू रेड अलर्ट। कुछ रिस्ट्रिक्शंस आउटसाइड के लिए भी लगाई हैं दिल्ली ने।
केजरीवाल गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे स्टेट से, यूटी से आ रहा है तो उसको फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपनी जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तभी उसको सिटी में एंटर करने की बात की जाएगी। और ये तभी मैंडेटरी है जब अगर स्टेट रेड अलर्ट के अंडर है, क्योंकि दिल्ली है, माइग्रेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कोविड फैलने के। इसलिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्ट सर्टेन एक्टिविटीज़ टू लिमिट कोविड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया आउट कैंपेन फॉर मालदीव्स। तो इंडिया ने एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया है मालदीव्स गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं काफ़ी टाइम से। दोनों का कल्चरल, हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड सेम रहा है, इसलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है, जो कि इंडिया आउट कैंपेन के लिए उनको चूज़ किया गया है, क्योंकि उनकी कंट्री में एक इशू क्रॉप अप हुआ है। यहाँ पर जो इशू है वो सोशल मीडिया पर आया है, जो कि अभी तक चल रहा है, और ये बेसिकली गवर्नमेंट क्रिटिक्स इसको लेके आए हैं। जो क्रिटिक्स हैं वो एक्यूज़ करते हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट के ऑफ अलाउइंग इंडियन बूट्स ऑन द ग्राउंड, कि आप इंडिया के लोगों को हमारी धरती पर आने दे रहे हो, जिसकी वजह से हमारी जो आइलैंड नेशन है उसकी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। लेकिन जो रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑब्वियसली उन्होंने मना किया है कि किसी भी इंडियन मिलिट्री का मालदीव्स में कोई रोल नहीं है, ना ही कोई मालदीव्स की सिक्योरिटी को थ्रेट है। ऑल्दो मालदीव्स ने ये जाहिर किया है, ओपनली अनाउंस किया है, बट जो कैंपेन है बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है, क्योंकि जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन, वो इसको लीड कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ्री किया था नवंबर 21 में, बाय ओवरटर्निंग हिज कन्विक्शन इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो यहाँ पर जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला, वो इस कैंपेन को हवा दे रहे हैं कि इंडिया की मिलिट्री हमारी मालदीव्स में इंटरफेयर कर रही है और हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। अब कुछ बैकग्राउंड देखते हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशन के बारे में। ऑब्वियसली इंडिया मालदीव्स एक तरह से मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया हमेशा से कंट्रीब्यूट करता है मालदीव्स को, और इंडिया और मालदीव्स ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टार्ट किए थे 1966 में, जब मालदीव्स को फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश से। तो यहाँ पर इंडिया और मालदीव्स का कॉलोनियल हिस्ट्री भी सेम है, इंडिया में भी ब्रिटिश रूल हुआ था और मालदीव्स में भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। एंड इंडिया इज़ द फर्स्ट नेशन जिसने मालदीव्स की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। तभी से दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल रिलेशन इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे। इंडिया ने सपोर्ट किया मालदीव्स को कि अपने रीजनल इश्यूज़ और अपनी स्ट्रगल्स को अपने पास ही रखें और ना ही इंटरफेयर करें। तो दोनों कंट्रीज़ की एक तरह से पॉलिसी होती है, इवन किसी भी कंट्री के साथ पॉलिसी यही होनी चाहिए कि दोनों अपनी, अगर आपस में किसी कोई रीजनल इशू चल रहा है या फिर कोई स्ट्रगल चल रही है, तो वो अपने तक ही लिमिटेड रहे, दूसरा नेशन उसमें नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो थर्ड कंट्री है उसका इस कंट्री से भी रिलेशन ख़राब हो जाएगा, जो कि कोई भी कंट्री आज के टाइम में नहीं चाहती। इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस भी चलाया था, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत ज़्यादा सुधर गए थे। इंडिया ने इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की है, बायलैटरल प्रोग्राम्स में सपोर्ट किया है, जहां पर मालदीव्स में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ एंड लेबर रिसोर्सेज को भी डेवलप करने में हेल्प किया है। इंडिया ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भी लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है इंडिया ने ही एट माले, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। तो अब देखते हैं लोकेशन मालदीव्स की। सो दिस इज़ योर मालदीव्स, दिस इज़ अ कोस्टल आइलैंड नेशन। ये श्रीलंका है, दिस इज़ इंडिया, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास ही है मालदीव्स इंडिया के। सो यू जस्ट नीड टू नो द लोकेशन कि आपके साउथ में आता है, एंड इट लाइज इन द इंडियन ओशन। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट AI प्रोसिक्यूटर। एक तरह से चाइना ने डेवलप किया है, ये एक मशीन है जो कि लोगों को, पीपल को चार्ज करेगी क्रिमिनल ऑफेंस से बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ये एक तरह से IS प्रोसिक्यूटर पुलिस का काम करेगी, और ये पहला वर्ल्ड का फर्स्ट डेवलप्ड ऐसी मशीन है जो लोगों को चार्ज करेगी कि आपने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है। सो दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, सो लेट्स जस्ट सी कि क्या इसके फंक्शंस होंगे, कैसे काम करेगी। जो AI प्रोसिक्यूटर है, इसके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो 97% एक्यूरेसी से लोगों को जज कर सकेगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है या नहीं। वर्बल डिस्क्रिप्शन भी देगी चार्ज का, एंड ये टेस्ट किया गया है शंघाई शुडोंग पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट ने, जो कि चाइना की लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिस है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी चल सकेगा, और अगर इसने किसी पर्सन को सस्पेक्ट किया है, जो प्रोसिक्यूटर है ये उसके ऊपर
चार्ज लगाएगा बेस्ड ऑन 1000 ट्रेड्स, जो कि इसके अंदर लिस्ट हमने दे दी है कि कौन कौन से ट्रेड्स के बेसिस पे यू जस्ट हैव टू जज अ पर्सन, जो कि ह्यूमन जनरेटेड केस डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट से जनरेट किए जाएंगे। 2015 से 2020 तक 5 सालों में इस मशीन को ट्रेन किया गया है, जहां पर 17,000 केसेस से भी ज़्यादा इसने डील किया है। तो अब ये मार्केट में आने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से एआई में एक नया हाथ लग गया है। सो दैट वी कैन से कि हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हम मशीन डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि एआई इज़ नाउ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। एआई को लॉ इन्फोर्समेंट में भी यूज़ किया है जर्मन प्रोसिक्यूटर्स ने। उन्होंने कहा है कि इमेज रिकॉग्निशन में या डिजिटल फोरेंसिक्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो एआई टूल को बोलते हैं सिस्टम 206। जो ये टूल है जो कंडीशंस फॉर अरेस्ट को इवैल्यूएट करेगा, कौन कौन से स्ट्रेंथ है, किस बेसिस पे एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा उसको जज करेगा, एंड कितना डेंजरस वो हो सकता है पब्लिक के लिए, वो जो पर्सन है या सस्पेक्ट है कितना डेंजरस हो सकता है उसको भी इवैल्यूएट करेगा। लेकिन अब ये जो एआई टूल्स हैं इनके कुछ लिमिटेड रोल्स हैं, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग में कि कैसे फाइल करना है चार्ज को, क्योंकि वो मैनली ही रहेगा, वो ह्यूमन बेस्ड ही रहेगा। तो डिसीजन मेकिंग का देखते हैं कैसा प्रोसेस रहेगा। डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली मशीन की ज़रूरत होगी टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एनी कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, जहाँ पर कोई भी रेलिवेंसी या इररेलिवेंसी हम जज कर सकें। जो मशीन है वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा इनटू स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल फॉर्मेट, ताकि उसको कंप्यूटरेबल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना ईजी हो सके। सो दिस इज एआई प्रोसिक्यूटर। नाउ नेक्स्ट इज आफ्सपा विड्रॉल फ्रॉम नागालैंड। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उन्होंने कमेटी फॉर्म की है जो बात कर रहे हैं कि आफ्सपा को हम नागालैंड से हटा दें, जहां पर 6 लोगों की डेथ हुई थी इन एन आर्मी ऑम्बुश इन दिसंबर 4, 2021। क्योंकि आर्मी का हम आफ्सपा में हम आर्मी को कंट्रोल देते हैं, और आर्मी को जब हम कंट्रोल दे रहे हैं तो वो थोड़ा मिसयूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को खतरा होता है आर्मी से। क्योंकि आर्मी को हम डिप्लॉय करते हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन जब आर्मी ही लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिप्लॉइंग आर्मी। इसलिए गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग कि आप उनको हटाना ही बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो बैकग्राउंड देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में आफ्सपा लगा हुआ है, कब से लगा है, एंड किस स्टेट में हट गया है। पहले कमेटी के बारे में देखते हैं। जो कमेटी है 5 मेंबर कमेटी है, जिसको सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर हेड करेंगे। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन भी होंगे, जो कि कमेटी को हेड करेंगे, दैट पर्सन इज विवेक जोशी। एडिशनल सेक्रेटरी भी होंगे ह्यूमन यूनियन होम मिनिस्ट्री के, दैट विल बी पीयूष गोयल। और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो कि चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ पुलिस होंगे नागालैंड के, एंड डीजीपी ऑफ असम राइफल्स विल ऑल्सो बी मेंबर। नाउ अब कमेटी देखते हैं क्यों कॉन्स्टिट्यूट हो गई, क्योंकि 6 सिविलियंस ऑलरेडी किल हो गए हैं नागालैंड में, जिसकी वजह से आफ्सपा को हटाने की बात ज़ोरों शोरों से होने लगी। और यहाँ पर बात की जा रही है कि इसकी वजह से हम आफ्सपा को नागालैंड से हटा देते हैं, और जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट 45 डेज़ के अंडर दे। नाउ व्हाट इज़ आफ्सपा? आफ्सपा एक तरह से आर्म्ड फोर्सेस का एक्ट है, जहाँ पर आर्मी को हम बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं। उनको पावर देते हैं कि अगर आपको किसी पर्सन पे डाउट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, तो आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। बिना वारंट के आप पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, उनको शूट भी कर सकते हो इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशंस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। जो एक्ट है आर्मी फोर्सेस का, वो डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगा होता है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, कि हम पब्लिक ऑर्डर वहाँ पर मेंटेन करेंगे। और जो एरिया है जिसको हम डिस्टर्ब्ड मानते हैं, वहाँ पर स्टेटस क्यो रहेगा 6 महीने तक, इन अकॉर्डेंस टू डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1976। तो एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया दे देते हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इसलिए हम वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय कर देते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं आफ्सपा के अंदर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये भी थी मिलिट्री ईयर्स में। पंजाब के अंदर पहली ऐसी स्टेट थी जहाँ से आफ्सपा हट गया था। उसके बाद त्रिपुरा मेघालय से हट गया था। करंटली कौन कौन से स्टेट में है अभी जो प्रेजेंट है, दैट इज नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। असम में 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है जहाँ पर, और 4 पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पर आफ्सपा लगा हुआ है। मेघालय से हटा दिया गया था इन 2018, एंड आफ्सपा
कुछ पुलिस स्टेशन से भी हटा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश में इन 2018 एंड 19. Now let's see about some border states of northeast India. So this is your Assam, this is your Tripura, that is surrounded by Bangladesh from 3 sides. This is your Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh. So you should know the location of these particular state, and West Bengal is touching Assam. Okay, so you should know the location. Just pause the video and go through this. Now next is about vaccination for children above 15 years of age. Now as the COVID Omicron is on the way, इसलिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी अब इंजेक्शन लग जाएं. एंड उनको कब से शुरू होंगे इंजेक्शन लगना? दैट विल बी फ्रॉम 3 जनवरी 2022. उन्होंने कहा है कि एक तरह से जो अभी जो 18 ईयर्स अबव हैं उनको 2 डोजेज ऑलरेडी लग चुकी हैं. उन्होंने एक तरह से प्रिकॉशनरी और 3rd डोज को भी अनाउंस किया है फॉर हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ जो काम करता है, उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज का भी इंतज़ाम कर दिया गया है. जो 3rd डोज है वो 10 जनवरी से लगना शुरू हो जाएगा. जो लोग 60 ईयर से अबव हैं और जिनको प्रिकॉशन डोज के लिए जो एलिजिबल हैं वो विद द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर ये डोज को लगवा सकते हैं. और जो नेजल वैक्सीन है एज वेल एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA वैक्सीन, वो भी इंडिया में बहुत जल्दी आने वाली है. तो बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स होंगी. अब माना जा रहा है कि हर साल हमें बूस्टर डोज के तौर पर नए नए वायरसेस से बचने के लिए हर साल इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है. अब देखते हैं कि इंडिया की क्या क्या तैयारी है टू प्रिपेयर अगेंस्ट कोविड-19. इंडिया के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 1.4 लाख ICU बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं एंड 90,000 स्पेशल बेड्स फॉर किड्स. 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं. सो दीज आर जस्ट द डाटा व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इंडियाज प्रिपेयर्डनेस रिगार्डिंग कोविड. ओमिक्रॉन केस काउंट देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है. इंडिया में बहुत जल्दी बढ़ रहा है ओमिक्रॉन के केसेस. 24 घंटे में एक दिन में वी हैव 100 केसेस और दिसंबर 26 से दिसंबर 27 में वी हैव 578 केसेस. ओके, और जो ओमिक्रॉन का स्प्रेड है वो 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हो चुका है. दिल्ली ने महाराष्ट्र को ओवरटेक कर दिया है और दिल्ली बन गया है सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन केसेस को कंट्रीब्यूट करने में. दिल्ली ने 142 केसेस रिपोर्ट किए हैं जिसमें से 141 केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो चुके हैं. तो दिल्ली टॉप कर रहा है, देन महाराष्ट्र. हर बार की तरह दिल्ली एंड महाराष्ट्र 2 ऐसी प्लेसेस रहती हैं जहां पर माइग्रेट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा बाहर से इन एंड आउट होती हैं, जिसकी वजह से कोविड का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो गवर्नमेंट नीड्स टू टेक प्रिकॉशनरी स्टेप ताकि फर्स्ट एंड सेकेंड वेव की तरह कंट्री में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए सिचुएशन, उससे पहले ही हम इसको कंट्रोल कर लें. Okay, so thank you very much. All the best for preparation. This is all about today's session. And if you have any doubt, you can just always write us to at info@officerbta.com. So thank you very much and all the best for preparation.